नमस्कार, डायलॉग एट डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बहुत जल्द ही मोदी सरकार को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। 3 साल पहले जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो एक बहुत बड़े बहुमत के साथ आई थी और वो बहुत बड़ा बहुमत जो था वो देश में कुछ बड़े बदलावों के लिए था। बीते 3 साल में कुछ बड़े बदलाव देश में जरूर हुए हैं और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बात करें तो वहां भी एक पुश देने की कोशिश हुई है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बड़े बदलावों की बात करते हैं तो रेलवे को हम इसमें जरूर जोड़ते हैं, क्योंकि रेलवे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। क्योंकि अगर देखें तो आज भी हिंदुस्तान रेलवे में सफर करता है। अब जबकि 3 साल पूरे होने को है, कह सकते हैं कि आधा सफर जो है, आधे से ज्यादा सफर ये सरकार पूरा कर चुकी है। तो ऐसे में रेलवे में दरअसल क्या कुछ हुआ है बीते 3 साल में, किस हद तक रेल जो है वो पटरी पर लौटी है, उस सब पर बातचीत करने के लिए आज डीडी न्यूज में हमारे साथ मौजूद हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी। बहुत बहुत शुक्रिया रेल मंत्री जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ कुछ आम जनता भी है और कुछ महारथी भी हैं, अपने अपने क्षेत्र के महारथी भी हैं, जो रेल मंत्री जी से कुछ रेलवे को लेकर जरूर जो है कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं ये सरकार जो है वो जवाब दे रहे, जिम्मेदार रहे। तो रेल मंत्री जी, आपने संभाला था रेलवे और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि रेलवे पे उम्मीदें इतनी होती हैं, इसलिए शिकायतें भी बहुत होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर बीते 3 साल में देखें, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं होती है कि भी रेल का किराया भी ना बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ जाए। बीते 3 साल में कुछ जो बड़े विजुअल चेंज हमने देखे हैं, साफ सफाई पहले से ज्यादा बेहतर हुई है। अब लोगों को एक ट्वीट पर जो है सिपाही आ जाता है, लोगों की समस्याएं दूर हो जाती है, एक महिला को ट्रेन में दूध मिल जाता है एक ट्वीट करने पर, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो बड़े बदलाव रेल में होने थे, क्या लगता है उस दिशा में आप कितना आगे बढ़े? देखिए, ये जैसे आपने कहा 3 साल पूरे हुए, आधा सफर पूरा हुआ। तो जब भी हम दिल्ली में ट्रेन में बैठ जाते हैं, पहुंचना है तिरुवनंतपुरम तक, केरला तक, तो हम यदि यात्री को कहेंगे कि आधा सफर तो पूरा हुआ, अभी आप थोड़े भोपाल से भी आगे चले गए, लेकिन उससे खुश नहीं होगा। मैं तब तिरुवनंतपुरम तक जब तक नहीं पहुंचता तब तक वो मेरा सफर तो पूरा नहीं हुआ, तब तक मैं मेरे परिजनों को जिनको मिलना चाह रहा हूं उनको तो मिलने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं तो अभी राह देख रहा हूं। तो यही शायद लोगों के बारे में कह सकते हैं, रेल के बारे में, क्योंकि रेल की जो समस्या है उसके बारे में सबसे पहले हमको अवगत होना पड़ेगा कि रेल की आज जो टिकट सबको नहीं मिलता, ट्रेन जितने गति से सफर करनी चाहिए, रफ्तार उसकी जो बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है। ज़्यादा ट्रेन हम चाहते हैं लेकिन उतने ट्रेन नहीं दौड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमको एक अच्छी तरह का, जैसे विश्व में जाकर हम अनुभव करते हैं, उस तरह का रेल के कोचेस बने। ये न बनने का कारण क्या है? क्यों हम इस तरह से आज भी रेल की परिक्रमा करने के समय जो अनुभव नहीं कर पाते जो पूरे विश्व के लोग लेते हैं जी, उसकी वजह को ढूंढने के लिए उसके न आज की स्थिति के कारण को भी खोजना होगा। इसलिए हमने एक श्वेत पत्रिका देश के सामने, मेरा पहला बजट जब मोदी सरकार का ही पूरा साल का पहला बजट वही भी था, क्योंकि पहले इंटरिम बजट था, हमने जब सदन के सामने रखा, देश के सामने रखा, उसी से पहले हमने श्वेत पत्रिकाओं को भी सामने रखा था और उसमें सभी चीजों की कारण ढूंढे थे कि क्या वजह है कि रेल ठीक इतने नहीं चलती। 1-2-3 मैं बता दो, सब नहीं बताऊंगा जी। एक तो यह है कि हमारा 16% नेटवर्क आज 60% से ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है। दूसरी बात, हमारी नेटवर्क की क्षमता सिर्फ कुछ प्रतिशत बढ़ी, उससे कई गुना ज्यादा, अभी मैं वो फिगर मेरे सामने नहीं, इसके लिए मैं गलती नहीं करना चाहता हूं, इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, वो मेरे श्वेत पत्रिका में लिखा हुआ है। नेटवर्क कैपेसिटी तो बहुत ही बड़ी, सॉरी उसके ट्रैफिक की बहुत संख्या बड़ी, वो गुड्स ट्रैफिक हो या पैसेंजर ट्रैफिक हो, लेकिन उतनी मात्रा में उससे बहुत कम, यानी समझो उससे 10-20 गुना ज्यादा जो ट्रैफिक बढ़ा है, वो 10-20 गुना ज्यादा बढ़ा और ट्रैफिक की क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम बढ़ी। दूसरी बात, ये सब होने के कारण आज हमारे ट्रैफिक ज्यादा हो गया, क्षमता बहुत कम है। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है कि अब यहां से गुड़गांव जाना चाहेंगे और रास्ते पे 100 गाड़ी चलने की क्षमता है और 10,000 गाड़ियां खड़ी है, तो आप लेट ही पहुंचेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात यह भी है कि और आप कुछ उसमें करने के लिए कैपेसिटी बढ़ाना चाहते नहीं होगी, जैसे कि हम हवाई जहाज में आते हैं जी, हवाई जहाज दिल्ली तक पहुंच जाता है,
नीचे लैंडिंग करने के लिए समय लगता है क्योंकि कैपेसिटी नीचे नहीं है। गाड़ी की जब हम ट्रेन जब रोड पे देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इतना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, दिखाई देता है। रेल में इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम ऐसी है कि अगली गाड़ी नहीं चलेगी तब पिछले सिग्नल के पीछे उसको रोका जाता है, तो दिखाई नहीं देता। लेकिन यही सब रेलवे बम्पर टू बम्पर चल रही है, बम्पर टू बम्पर ही चल रही है, बम्पर से ऊपर भी चलती है। ये सब कठिन समस्या है। तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, तो जहां पर कारण है उधर इलाज करना चाहिए। तो हमने नई लाइन, नई ट्रेन उसकी घोषणा नहीं की। हमने कहा सबसे पहले हम करेंगे कि जहां पर जरूरत है उधर डबलिंग करेंगे। जैसे कि अभी गुड़गांव का ट्रैक है और 1-2-3 लेन लगा देंगे तो गुड़गांव का ट्रैफिक फिर भी बढ़ेगा लेकिन बिल्कुल कंजेशन कम होगा। तो ये हमने करने की शुरुआत की और ये करने के लिए पिछले 2.5 सालों में हम लोगों ने 16,500 किलोमीटर डबलिंग ट्रिपलिंग को सैंक्शन किया। पिछले 70-80 साल के तुलना में 20,000 से ज्यादा थोड़ा हुआ था, हमने 16,500 किया। पहले प्रोजेक्ट की घोषणा की जाती थी, हमने कहा पहले इंप्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान देंगे। विद्युतीकरण जो 42% सिर्फ देश में हुआ था उसको हम पूरी मात्रा में डबलिंग करेंगे अगले 5 साल में, डबल करेंगे। 42% का डबल अगले 5 साल में, जो 70-80 साल में हुआ है उसको 5 साल में करके दिखाएंगे। उसके लिए ऑर्डर्स बिल्डर्स भी चलेंगे। साथ ही में जो भी हमारी मीटर गेज लाइन है वो डबल गेज की जाएगी, मीटर गेज को ब्रॉड गेज किया जाएगा। तो ये सब करने के बाद क्या होगा कि आप यहां से समझो, आज ये समस्या ये है कि बहुत समय तो जहां कंजेशन है वो तो निकल गया, विद्युतीकरण हुआ और ब्रॉड गेज भी हुआ, तो एक ही ट्रेन जो निकलेगी कहीं से भी वो इसी नेटवर्क पर एंड तक जा पाएगी। उसके लिए डीजल का इंजन, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इंजन, मीटर गेज है, इसके लिए ट्रेन चेंज करो, ये सब समस्या नहीं आएगी। साथ ही में उसका स्पीड बढ़ाने के लिए दिल्ली टू मुंबई और दिल्ली टू कोलकाता, ये जो हमारे 2 मेन ट्रंक रूट्स है उसकी क्षमता भी 200 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने के लिए भी हमने एक सैंक्शन दिया। 16,500 या 17,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी हमने मान्यता दे दी। जो आपने जो कदम उठाए उनके बदलाव लोगों को दिख रहे नहीं दिख रहे, मैं इसीलिए जो हमारे ऑडियंस है उस पर जाऊंगा, क्योंकि हालांकि ये बदलाव भी एक दूरगामी है जो कि वक्त के साथ नजर आएंगे। लेकिन फिर भी हमारे साथ संजय सिंह है, डिप्टी एडिटर है दैनिक जागरण के। चेंजेस हो रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट टाइम आने में आप कह रहे हैं टाइम लगेगा, वो दिखने में वक्त लगेगा। लेकिन जो पब्लिक को दिख रहे हैं, जैसे ये ट्विटर पे आपने कंप्लेंट की तो दूध पहुंच गया, ये चीज दिखती है। रेलवे स्टेशन पे जाए सफाई आपको बेहतर नजर आती है, लेकिन कोचेज में जो चेंजेस होने चाहिए, जो इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, वो सब कुछ जगह पे दिखते हैं और ज्यादातर जगह पे अभी नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पर सुरेश बाबू जी, एक बात सुरक्षा की मैं यहाँ पर जरूर उठाना चाहूंगा, क्योंकि 8 साल का एक आंकड़ा कहता है कि 8 साल में रेलवे में करीब रेलवे में सफर करने के दौरान 1940 लोगों की मृत्यु हुई, यानी कि हर 3 दिन में 2 मृत्यु होते हैं। 3 साल का तो नहीं, लेकिन 8 साल का आंकड़ा है। बीते कुछ दिनों में रेल दुर्घटनाएं भी कभी, तो रेलवे की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है, यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा मामला है। उसके लिए आपको लगता है पर्याप्त कदम उठाए गए हैं क्या? देखिए, इस सुरक्षिता की भी एक मैं बात बताता हूं। एक तो हादसे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो हाल ही में हमने कुछ देखे हैं इसमें डिरेलमेंट की समस्या ज़्यादा थी। डिरेलमेंट इसलिए होती है कि ट्रैक और रोलिंग स्टॉक, इसमें जो सही माने में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए नहीं होता है तो डिरेलमेंट हो जाता है। इसमें 2 कारण है। एक तो हमारा ट्रैक मेंटेनेंस अच्छी मात्रा में होने की जरूरत है। अभी उसके लिए भी ट्रैक की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए थी। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए अभी ट्रैक का जो क्रैक्स जाते हैं ट्रैक के ऊपर, वो तो हर वर्ल्ड में जाते हैं क्योंकि स्टील है, उसकी एक लाइफ होती है, वो तो जाएगी, लेकिन उसको सही समय पे ढूंढ निकालना ही जरूरी है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ट्रैक मेंटेन मशीन से अभी हमने उसको ऑर्डर किया, अभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। दूसरा एक कारण है कि मेंटेनेंस करने के लिए भी ट्रेन को सर्विस को रोकना पड़ेगा। अभी जहां पे आपको ज़्यादा मोस्ट वल्नरेबल स्पॉट जो है वहां पे मेंटेनेंस के लिए भी टाइम नहीं दिया जा सकता क्योंकि ट्रेन हमेशा दौड़ती जा रही है। इसके लिए कैपेसिटी का इशू भी उससे रिलेटेड है। तीसरी बात, फंड्स नहीं थे जो दिए जाते थे ट्रैक मेंटेनेंस के लिए, तो हमने उसको भी बढ़ाया। अभी ये साल में तो 10,000 करोड़ दिया, पिछले साल 6,000 करोड़ रुपया दिया था। तो मेंटेनेंस के लिए धन की अभी कमी नहीं आएगी। और रोलिंग स्टॉक जो है, अभी डिरेलमेंट वर्ल्ड में सब जगह होते हैं जी। जब हमारे पास हुए थे उसी समय न्यूयॉर्क में भी लगातार 3-4 हुए थे, लेकिन उसमें एक ही टाइम में 130 लोग घायल हो गए थे, लेकिन मौत एक की भी नहीं हुई थी। इसका कारण है कि जो रोलिंग स्टॉक है, जो कोच में सफर करते हैं, वो गिर भी जाता है, क्योंकि डिरेलमेंट का मतलब गिर गया, वो गिर जाता है तो उसका आपको हादसा होगा लेकिन
मौत नहीं होगी। हाँ, उससे चोट, जैसे कि आप एम्बेसडर गाड़ी में जा रहे हैं जी जी, और मर्सिडीज में जा रहे हैं, तो एम्बेसडर में जा रहे हैं, हादसा होगा तो शायद मौत हो सकती है, मर्सिडीज में मौत होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि उसका डिजाइन ही उस तरह से किया जाता है। तो हमने भी इस रोलिंग स्टॉक को पूरी मात्रा में, पूरी इस तरह के रेजिस्टेंट बनाने के लिए, वो जो पहले आईसीएफ कोची जिसको कहते थे उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। मैंने बजट में कहा था, हादसे के पहले की बात है, यानी हादसा हुआ इसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि जब प्यास लग जाती है तब आप वो बात नहीं है, पहले भी बात की थी, लेकिन उसका अमल अभी हो रहा है। तीसरी बात, ये जो हाल ही में जो हुए है, इसमें से कुछ के पीछे और कुछ शक्तियां हो सकती है, ऐसा अनुमान हमारे एजेंसीज का है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, वो भी सोचेंगे क्या है। लेकिन मैं इसके पीछे एक कारण लेके नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हम बुनियादी तौर पे जाएंगे। इसके लिए हमने एक फंड भी खोला, 1 लाख करोड़ का सेफ्टी फंड जी, जो जरूरी है। 1 लाख करोड़ रुपए हम सिर्फ खर्चा नहीं करेंगे, उसमें रेल का मॉडर्नाइजेशन भी करेंगे। ठीक, तो हमारे साथ सरोज सिंह भी हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार है। मैं सरोज जी आपसे चाहूंगा कि आप भी अगर इस पर कोई सवाल उठाना चाहें रेलवे की स्थिति पर। अभी आपने रफ्तार की बात की, तो रफ्तार से ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आपसे कि तिरुवनंत पहुंचने तक क्या हम रफ्तार ज्यादा देख पाएंगे क्या ट्रेनों की? क्योंकि आपने अभी पीछे हम देख रहे हैं गतिमान एक्सप्रेस चल रही है, आपने रफ्तार को बहुत ज्यादा तेज किया है, टालगो का भी परीक्षण किया पिछले दिनों। तो आप जैसा आपने शुरुआत में कहा कि तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे तब हम देख पाएंगे कि क्या वाकई में हुआ, तो क्या जब तक हम पहुंचे यानी 5 साल के अंत आते आते कोई खाका हम देख पाएंगे कि स्पीड ट्रेनों की बढ़ी है? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये भी हमारे लिए कुछ आनंददायी बात नहीं है कि दिल्ली से हम निकलते तो मुंबई जाने के लिए कितना समय लगता है। हाँ। बिल्कुल सही बात है। और जैसे मैंने कहा कि इसके लिए जो ट्रंक रूट्स है, 2 ट्रंक रूट्स हम लेते हैं, दिल्ली टू मुंबई और दिल्ली टू कोलकाता। उसमें करीबन बहुत सारा जो हेवी ट्रैफिक है, मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वो तो दिल्ली कोलकाता रूट पे मिल गए। मुंबई से जाने के लिए मध्य प्रदेश, जैसे काफ़ी जो मेन ट्रंक रूट्स उसमें आ जाएंगे। तो उसमें हम लोग 200 किलोमीटर की रफ्तार बढ़ाने के लिए कोशिश करें। लेकिन मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारी आज एवरेज स्पीड जो 50 किलोमीटर है, उसको भी सब नेटवर्क के पूरा 80 किलोमीटर, और ऐसे जो मेन नेटवर्क है उसमें 200 किलोमीटर, और कुछ जगह पर ज़्यादा, जैसे कि और रेलवे कर सकती। इसका एक उदाहरण है कि हमारी गतिमान एक्सप्रेस आज भी चल रही है। वो गतिमान एक्सप्रेस से जो सफ़र करते हैं, लोग कहते हैं ये देशी है कि विदेश की है। पहले आप ही लोगों ने, जिन्होंने इसमें सफ़र किया होगा या उसके बारे में जानकारी लोगों को दी होगी, तो लोग कहते थे अच्छा है, लेकिन देश की ट्रेन नहीं लगती। आज भी लोग कहते हैं कि हमने एक कोच विस्टाडोम जिसको कहते हैं जी, वो हमने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम टू अराक वैली उसमें चलाया। तो देखने के बाद वो वीडियो में आजकल सोशल मीडिया तो इतना एक्टिव है, बिल्कुल, तो सोशल मीडिया ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये देश का नहीं। मेरे अच्छे जानने वाले फ्रेंड्स भी, उन्होंने भी पूछा ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये रियली इंडियन नहीं है ना। यानी है कि नहीं, ऐसा भी नहीं पूछ रहे, जस्ट कंफर्म कीजिए, क्योंकि हम हमारे ऊपर इतना विश्वास नहीं रखते बिल्कुल कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इतने सालों का सिलसिला चल रहा है। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो इसलिए जैसे कि सरोज जी ने पूछा, हमने मिशन रफ्तार बनाया, जो बजट में कहा था जी। इंसिडेंटली आपके जानकारी के लिए, हमने जो भी बजट में कहा था उसके ऊपर अमल किया, और उसके बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट बजट के बाद भी दिया था। अभी ये पता है मौका वो नहीं मिला, क्योंकि बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया जी। लेकिन उसमें मिशन रफ्तार की बात थी। एवरेज स्पीड बढ़ाएंगे, कुछ ट्रैक, कुछ जैसे कि स्पेशल रूट्स है उसके ऊपर करेंगे, दिल्ली चंडीगढ़ उसका एक अलग से काम चल रहा है जी। और कुछ ऐसे रूट्स है जैसे कि चेन्नई टू बंगलुरु, इस तरह के रूट्स के ऊपर भी कुछ विदेशी सरकारें, फ्रेंच सरकार है, जर्मन गवर्नमेंट है, जापानीज लोग है, वो हमें मदद कर रहे हैं। तो एक कुल मिलाकर रफ्तार भी ट्रेन की जो है बढ़ेगी। जो कुछ नीतियां अपनाई गई हैं उसमें भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ बदलाव जो है बड़े विजुअल, और कुछ चीज़ लोगों को शिकायत जरूर आज भी होती है। लोग कहते हैं कि टिकट लेने में बड़ी मारामारी अभी भी है, और अभी भी लोगों को लगता है कि भाई दलाल के मार्फत जो है टिकट मिल जाती है, लेकिन लोगों को शिकायत वो भी सवाल उठाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति, जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार।
धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ बनने वालों में से? जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। डायलॉग है डीडी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रेलवे की बात कर रहे हैं। हमारे साथ रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि बीते 3 साल में क्या कुछ रेलवे की उपलब्धियां रही और कैसे एक बड़े बदलाव की ओर हम जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ विजय जी भी हैं, विजय दत्त जी हैं हमारे साथ, जो कि रेलवे बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। विजय जी, आप क्या मुद्दा उठाना चाहेंगे इस डायलॉग है डीडी न्यूज? छोटे मोटे रेलवे के एक्सपर्ट के माध्यम से मैं 3 प्लानिंग में गैप्स आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा। एक तो मेल लाइन और मेट्रो के बीच में जो रीजनल रेल सिस्टम होना चाहिए वो कहीं छूट गया। अब महिला है बेचारी, वो माँ बाप को छोड़कर एक BHK में चली जाती है और ये बहुत कम कॉस्ट पे हो सकता है। दूसरा सर, हिल्स में हिमालय वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। कालका शिमला, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी की नकल करके स्विट्जरलैंड में भी सिस्टम बने। उसका जो मॉडर्न रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, अगर उसको करते तो हम सियाचिन तक जा सकते हैं और जैसा कश्मीर का प्रोजेक्ट है ऐसे 50 प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये कहीं छूट गया। एक सही बात है कि मेट्रो ये हाल ही में आई है, एक 10-15 साल की बात है। रेलवे काफ़ी पहले समय से थी, तो ये दोनों तो रेलवे ही है, दोनों की टेक्नोलॉजी तो वही है, वो ट्रैक है और उसके ऊपर रोलिंग स्टॉक है, तो वैसे ही चलेगी। वो इसका इंटीग्रेशन होना जरूरी है और ये सब जगह बहुत सारे कम जगह में हुआ है, क्योंकि उसका प्लानिंग अलग चला था, हमारा प्लानिंग अलग चला था। यदि आपको याद होगा तो मैंने पहले बजट में मेरे स्पीच में मैंने बात कही थी कि इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट इज अ क्रिटिकल पार्ट। वो नहीं करेंगे तो ये समस्या आएगी। हमने कुछ जगह पर करने की कोशिश की, जैसे मुंबई में 2.3 करोड़ पीपल रेल में जो सफ़र करते हैं, उसमें से 80 लाख लोग तो मुंबई में ऑलमोस्ट 25% वहीं पे करते हैं। तो वहाँ पर अभी हम एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। उसके एक आगे जाके कदम जाके हम लोगों ने एक टिकट, जो टिकट रेलवे पे भी चलेगा, मेट्रो पे भी चलेगा, वहाँ की बेस्ट बस जो है बेस्ट बस पे चलेगा, कभी वाटर ट्रांसपोर्ट आने की वो लोग स्टेट गवर्नमेंट बात करे उस पर चलेगा। और शेयर टैक्सी एक मुंबई का एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोग आजकल टैक्सी का भी करे, लोगों को ज़्यादा लगता है, महंगा लगता है, तो 4 लोग टैक्सी में बैठ के उसका कॉस्ट शेयर करते हैं, उसका टिकट भी, यानी ये सभी का एक टिकट चलेगा। ऐसा हमने कॉन्सेप्ट बना के दे भी दिया रेलवे को। अभी उसकी शुरुआत की उम्मीद है कि ये इम्प्लीमेंट होगा, क्या आपको लगता है? ये तो अभी ये मुंबई में हो रहा है। दिल्ली के लिए, दिल्ली में आपको याद होगा तो एक रिंग रेलवे थी, बिल्कुल, वो आज नहीं चल रही है। तो हमने उसको भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत हुई थी, हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया नायडू जी के साथ मेरी बातचीत हुई। हम उसको भी इंटीग्रेट एक ट्रांसपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट के साथ करना चाहते हैं, खास करके मेट्रो के साथ। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरी बात आपने जो कही, वो जो हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये भी मैं समझ सकता हूँ सही। अब इतना ही बात है कि ये सब करना जरूरी है, उसका थोड़ा सा प्रायोरिटाइजेशन, क्योंकि आज आपने मालूम है 40-50 हज़ार करोड़ रुपए का हमारा बजट सालाना हुआ करता था और वो बजट पूरी मात्रा में ऐसे चीज़ों में जाता था जो प्री कमिटेड थी, प्री डिटरमिन्ड थी। इसके लिए हमको डबलिंग, ट्रिपलिंग या नेटवर्क एक्सपांशन करने को कभी समय मिला ही नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम हमने उसको बढ़ाकर अभी 2.5 साल में 3.5 लाख करोड़ का बजट बनाए। अभी ये भी समस्या थी कि आपको बजट देंगे लेकिन स्पेंडिंग करने की भी क्षमता रेलवे बोर्ड में क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारे साथ रजत अरोड़ा जी। रजत जी, आप क्या सवाल उठाना चाहते हैं? अब एक मेरा प्रश्न ये है कि सर का एक सपना है कि जो स्टेशन रीडेवलपमेंट हो वो एकदम एयरपोर्ट की तर्ज पे हो जी, तो अभी उसमें कुछ होना शुरू नहीं हुआ है, तो कब तक हो पाएगा, बस ये जानना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे का जो स्टेशन है उनकी तस्वीर अब बदलनी चाहिए। ये जो स्टेशन डेवलपमेंट की बात है बिल्कुल जरूरी है। क्या है, हमारे पास 8000 स्टेशन है, उसमें से कुछ स्टेशन ऐसे कि जिसको हॉल्ट स्टेशन कहते हैं, यानी वो सिर्फ ट्रेन रुकती है, वो हमारे चोपड़ा साहब शायद जानते होंगे, उसमें कोई फैसिलिटी एमिनिटी नहीं होती। लेकिन ऐसे 400 स्टेशन हमने ढूंढ निकाले जिसमें बहुत लोग सफ़र करते, वहाँ
बोर्ड भी करते हैं, वहाँ उतरते भी है। ऐसे स्टेशन के ऊपर क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो उसकी स्टेशन की कमर्शियल वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल फुटफॉल बढ़ेंगे, इसका देखने का जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ेगी। तो उसको हम कमर्शियल डेवलप करना चाहते हैं। इसमें एक ही समस्या बीच में आई थी कि हमारी रियल इस्टेट मार्केट जो है उसके ऊपर ही निर्भर करता है, तो थोड़ा सा रियल इस्टेट में थोड़ा सा इस वक्त कमजोर था, इसके लिए अभी वो वापस रिहेबिलिटेट वो करे। दूसरी बात थी, जहाँ ट्रेन चलेगी जहाँ उसी समय स्टेशन तो चलते रहेगा और उसी समय डेवलप भी करना है, तो इसलिए हमने एक 2-3 उसके बावजूद भी ये सभी समस्या है, हमने हबीबगंज और कुछ दिनों में वो स्टेशन हैंडओवर भी हो चुका है, उस हबीबगंज भोपाल में जो है उसको रीडेवलप किया जाएगा। गांधीनगर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के कमल हस्तों द्वारा 9 जनवरी को हमने उसका शिलान्यास किया था, उसके ऊपर 5 स्टार होटल भी बन रहा है 300 रूम का, अच्छा। और नीचे ट्रेन भी चलेगी, उसका रेवेन्यू भी मिलेगा, अच्छा लोगों को फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि वहां से गांधी धाम भी नजदीक है, इसके लिए बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, उनके लिए भी एक सुविधा बढ़ेगी, रेल के लिए भी आमदनी बढ़ेगी। तो ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ये रेलवे को ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आपको एहसास कब होगा कि हमने बदलाव देखा, कि जैसे संजय जी भी कह रहे थे आपने कहा कि आपको अंदर जाने के बाद देखना चाहिए, तो हम यही करें कि स्टेशन सबसे ज्यादा पहले कहाँ पाते हैं, विजुअल वही होता है, स्टेशन पे आ गए तो अरे वो चेंज स्टेशन अच्छा दिखता है, जी, तो दिखेगा, लेकिन थोड़ा जो थोड़ा कम करने की कोशिश करें। मेरे पास कुछ, क्योंकि आम जनता, रेलवे अभी भी आम जनता की सवारी है, मैं जल्दी एक तो चंद्रशेखर जी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वरिष्ठ पत्रकार, और जल्दी कुछ और 1-2 सवाल ले लेता हूँ मैं जी। आई एम फ्रॉम द टूरिज्म इंडस्ट्री एंड वी आर केटरिंग फॉरेन टूरिस्ट. So my question is, yes, you are doing pretty good. The quality of cleanliness in platform is much better, but still there is a problem with the parking area in most of the big railway stations. हमारी जो समस्या है खाने पीने को लेकर ट्रेन में और बेड रोल जो मिलते हैं, ट्रेन लेट हो वो चल जाता है, लेकिन अगर ट्रेन में लंबा जाना हो और लेट हो रही है तो हमें खाने की क्वालिटी नहीं मिलती। हमें वहाँ पर सोने के लिए जो एक साधन है आपके बेड रोल, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते। इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत, इस पे कुछ एक और आपने काम किया? जी। मैंने लगातार 3 साल से मैं दिल्ली टू केरला तिरुवनंतपुरम का सफर कर रहा हूँ, और इधर मैं आधा मध्य भारत तक जाता हूँ, और उसके बाद जो क्लीनिंग मिलती है, सफाई मिलती है, वो इधर हमारी नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलती है। छोटे जो सवाल है उसमें मैं अंत में एक दो चीजें और जोड़ना चाहूंगा आम लोगों के, क्योंकि आम लोगों को लगता है कि आपने बहुत चतुराई से कुछ किराया बढ़ा दिया। हालांकि किराया बढ़ना भी चाहिए, तभी सुविधाएं मिलेंगी, पर उस हिसाब से लोगों को सुरक्षा भी चाहिए, लोगों को जो है जो और छोटी चीजें वो भी लोगों को आनी चाहिए, और दलाली जो है टिकटों में वो अभी भी लोगों को शिकायत आ रही है। मैं चाहूंगा इस पर भी एक जी पहले एक खानपान सेवा जो है इसमें जो शिकायतें आती है, एक तो पहले मैं आपको उसका एक पर्सपेक्टिव देता हूँ, क्योंकि अभी क्या हुआ, पहले लोग शिकायत नहीं करते थे, कोई शिकायत करने का फायदा नहीं, कंप्लेंट बुक कहाँ मिलेगा नहीं, कंप्लेंट बुक मिलने के बाद लिखने को मिलेगा कि नहीं, लिखने के बाद कोई पढ़ेगा कि नहीं, पढ़ने के बाद सवाल कभी आया, कोई करते नहीं थे। चोपड़ा साहब को मालूम है कि वो एक हमारी पुरानी व्यवस्था थी, हमने उसको खोल दिया। अभी कंप्लेंट करने की कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, और पहले कंप्लेंट ये थी कि कंप्लेंट नहीं कर सकता, यही कंप्लेंट थी, तो अभी ये तो हमने खोले, जब कोई आप कंप्लेंट करिए। तो उसके बावजूद आज भी 13-13.5 लाख खाना रोज दिया जाता है, 5-5.5 हज़ार साल में कंप्लेंट्स आते हैं आज। लेकिन ये व्यवस्था की आपने बात की बिल्कुल सही है, हमने नई खान पान नीति लाई है। आपने जो कहा ये मैंने टीवी पे भी देखा था कि जिस तरह से खाना बनाया जाता है, अभी हम 5 स्टार होटल में जाते हैं, खाना अच्छा लगता है, टेबल पे आता है, सब वेल ड्रेस्ड लोग होते हैं, लेकिन कैसे बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो देखने को मिलेगा बाद कुछ लोग नहीं खा पाएंगे तो कैसे खाना बनता है ये भी जरूरी है। तो हमने जो नई खान पान नीति बनाई है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि खाना किससे बनाया जाएगा, उसके लिए मैकेनाइज किचन रेलवे सब जगह बनाएगी, और जो मैकेनाइज किचन होगी वो भी प्रोफेशनल बॉडी भी उसको मैनेज करेंगे, पीपी मॉडल में भी हो सकता है। उसके बाद में जो डिलीवरी की जाएगी वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अच्छे लोग रहेंगे। अभी ये हमने तय किया, नीति शुरू कर दी। कुछ लोग आए थे मेरे पास बहुत शिकायत करने के लिए, जो अभी काफ़ी सालों से कर रहे, आप हमारे पेट पे कर रहे हैं। मैं बोला बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी पेट की चिंता ही है, लेकिन जो 13.5 लाख लोग रोज जो खाना खाते हैं उनके पेट की भी चिंता मुझे करनी चाहिए। दूसरी बात, वो नॉर्थ और साउथ की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो रीजनल के मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बहुत सारे जगह पर जहाँ पे एक झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वो लोग ये भी एक मानवता की तरफ से उनके देखेंगे तो वो भी सही है, वो वहीं पे रहते, वहीं पे कूड़ा कचरा डालेंगे। तो रेल का कूड़ा कचरा और ये बाहर के होने के बावजूद जो कूड़ा कचरा आता है उसके ऊपर भी कुछ ध्यान रखना होगा। इसके लिए हमने सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करने की भी कोशिश की। ठीक है। और ये पार्किंग की जो समस्या है जी,
ये देखिए, एक तो ये सही है, यानी समस्या तो बिल्कुल सही है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन बने उसके इलाके में ही पूरी मात्रा में डेवलपमेंट हो गई, एनक्रोचमेंट हो गई, रेल की बहुत सी सारी लैंड अभी अतिक्रमण में चली गई है, तो वहाँ पे लोग आके कब्जा करके बैठे, वो कुछ भी चलाते, तो उनको निकालना एक दूसरी बात है, उसके लिए हम एक नीति बनाने की बात करें, वो भी करें, लेकिन जब ये स्टेशन रीडेवलपमेंट होगा तो उसमें पार्किंग ऑटोमेटिकली अंडरग्राउंड पार्किंग की भी एक करने की एक उसमें व्यवस्था है, तो इसके ऊपर भी हो सकता है। अभी दलालों की बात आपने जो ये मैं मानता हूँ ये भी एक समस्या है, इसीलिए हम बहुत कुछ कदम उठा रहे हैं, अभी जो IRCTC की वेबसाइट है उसके ऊपर भी करें, लेकिन आम जनता उसको चाहती है, तो हम ये चाहते हैं कि IRCTC का जो लॉगिन है वो करने के लिए हम यदि आधार के साथ उसको जोड़ते हैं जी, तो आपकी आइडेंटिटी मिल जाएगी। आज दलाल लोग क्या करते हैं कि सुरेश प्रभु के नाम से 10 टिकट निकाल के, सुरेश प्रभु कौन है उसको मालूम ही नहीं, तो ये आज उसने क्योंकि उसी तरह से आइडेंटिटी खोल के रखी है, IRCTC की जो लॉगिन है उसमें सुरेश प्रभु आपका नाम उसका नाम का बना दिए। यदि जब आपकी रियल आइडेंटिटी से ही आप यदि आपकी आईडी खोल सकते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ये मुश्किल बिल्कुल बड़े समय तक कम होगी। फिर भी देखो, ये तो चोरी करने वाले वो तो चोरी करते रहेंगे, लेकिन उनको आगे जाकर टेक्नोलॉजी के तहत उनको अटैक, बहुत अभी हमने RPF को भी आदेश दिया है, GRP को भी कहा है, तो बहुत सारी जगह पर जाके आज भी फॉल्स टिकट भी मिलते हैं। समस्या है IRCTC में, पहले ये बहुत बात आती थी, इसके लिए हमने वो लॉगिन का टाइम कर दिया, उसमें ज्यादा चिल्लाने वाले दलाल लोग ही थे जी, वो कहते आपने बदलाव किया, आम जनता को कुछ तकलीफ नहीं, उनको तकलीफ हो रही थी, तो इसके लिए ये बात भी होती रही है, लेकिन उसके ऊपर भी कोशिश। ये अच्छी बात है कि मतलब कम से कम जो समस्याएं आप उसको स्वीकार रहे हैं और उसकी तरफ उसको बदलने के लिए भी जो है काम कर रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि 3 साल का जो सफर रहा, थोड़ा बहुत पटरी पर आई है रेल, और रेल और रफ्तार से दौड़े, आपके नेतृत्व में तेजी से दौड़े, और जो बड़े बदलाव हैं वो भी लोगों को जल्द से जल्द दिखे। इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और आप यहाँ पर आए डायलॉग के DD न्यूज़ में बहुत बहुत आपका, आपने भी मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी से हम बात कर रहे थे, शुक्रिया। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ आए और उन्होंने भी सवाल उठाए, और छोटा सा एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद डायलॉग है DD न्यूज़ में हम आपको मिलवाएंगे केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से, उनसे भी सीधी बात होगी इस ब्रेक के बाद। जैसे सूट टाइप मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्चे को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। GST देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। GST, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ।
हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। शुरुआत में उज्ज्वला से करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जब उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई थी और बलिया में जब ये योजना लॉन्च हुई थी, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो मंत्रालय है, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो मिनिस्ट्री है, इसकी जो पूरा खाका है, ये ऐसा लगता था कि एक कॉरपोरेट घराना है। लेकिन धर्मेंद्र जी ने अपने पुरुषार्थ से इसको गरीब आदमी से, आम आदमी से जोड़ा, और उज्ज्वला एक ऐसी योजना है जो आज की सबसे सफल योजना है। धर्मेंद्र जी लक्ष्य से काफी आगे चल रहे हैं। 1.5 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन अभी जो है 2 करोड़ 20 लाख। कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को पिछले 3 साल की? अगर आप सही नियत से और स्पष्टता के साथ कोई भी काम करते हो तो आपको लक्ष्य प्राप्ति होती है, और उससे अपेक्षा से ज़्यादा भी होती है। भारत सरकार दिल्ली में अनेकों साल से हैं, किसी भी की भी हो, लेकिन अनेकों साल से हैं, आज़ादी के बाद से ही है। राज्यों में अनेक सरकार कईयों के हाथ में, कईयों के नेतृत्व में चली है, और अनेक कल्याणकारी योजनाओं भी सबने शुरू किया है। भारत की घरों को, विशेष करके सामान्य वर्ग की घरों को, निचले तबके की गरीब परिवारों में स्वच्छ ईंधन पहुंचाना हमारी सरकार की एक प्राथमिकताओं में एक रही। कोई भी कार्यक्रम को अगर उसकी आकलन, उसकी कल्पना और उसकी क्रियान्वयन में स्पष्टता हो तो सफलता भी हाथ मिलती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को आज मई के प्रथम सप्ताह में 1 साल पूरा हो रहा है। पहले साल में हम लोगों की लक्ष्य था 1.5 करोड़ गरीब परिवारों की, महिलाओं के नाम पे एलपीजी लगाने के लिए, सरकार की सहायता से लगाने के लिए। उसको आपने सही कहा कि हम 2 करोड़ 20 लाख तक पहुंचे। सबसे उसकी मैं हो पाया, इसके लिए प्रमुख कारण मैं मानता हूं जन भागीदारी के कारण हो पाया, जन सहयोग के कारण हो पाया। अब तक देश में एक धारणा है, सरकारी योजनाओं तो अच्छे बनते हैं, लेकिन इसको वितरण में कई सारे गड़बड़ियां रहती हैं। कागज पे रह जाती है योजना, जमीन पे उतरना, उसको उसको कागज पे रह जाना, और ये सामान्य लोगों के लिए तो कहा जाता है लेकिन नहीं होता है जी। इस चुनौती को हमने इस कार्यक्रम की कल्पना की समय से उसको ध्यान दिया था, इसलिए उसकी हिताधिकारी चयन से लेके उसकी घर तक उसको पहुंचाना, सारे प्रक्रिया में हमने टेक्नोलॉजी को, हमने उसकी और पारदर्शी हो, 100% सटीक हो, इसकी कोशिश हमने किया। और इसको करते हुए हिताधिकारी चयन प्रक्रिया को सार्वजनिक किया था जी, वितरण को सार्वजनिक किया था, और जब वो घर में पहुंचता है उसको भी एक प्रकार से सार्वजनिक स्थल तक ले जाना, पब्लिक डोमेन तक ले जाना। उसकी कोई हिताधिकारी, आज हमारी डिजिटल पोर्टल में कोई जाके, भारत की 600 जिले में कार्यक्रम चलती है, कौन लाभार्थी है, किसकी घर में लगा, इसकी भी प्रमाण हम पब्लिक डोमेन में रखते हैं। यानी आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी रही, और उस ट्रांसपेरेंसी का फायदा जो है इस योजना को मिला। इसलिए लोगों की उसमें से विश्वसनीयता बढ़ी, और उसमें से बिना बिचौलियों की मध्यस्थता से इसको कार्यक्रम में या लोगों को लाभ मिल सकता है, ये विश्वास जन्मा। इसके कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ी, इसमें लोग ज्यादा आए, और हमारी तीनों मार्केटिंग कंपनी के अधिकारियों ने, विशेष करके जिला स्तर के अधिकारियों ने बड़े मिशन मोड पे, एक सहज सरकारी कार्यक्रम नहीं, इसको एक मिशन मोड पे उसको पूरा 1 साल अच्छे से निभाया। इसीलिए 1.5 करोड़ की लक्ष्य के स्थान पे ये 2 करोड़ 20 लाख तक पहुंची है। 3 साल में 6 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन, एक बड़ी उपलब्धि रही, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ जनता जनार्दन और कुछ अपने अपने क्षेत्रों के एक्सपर्ट हैं और महारथी हैं, तो इनके मन में जो सवाल हैं, इनके मन में जो मुद्दे हैं, मैं चाहूँगा वो भी आप तक पहुँचे, वो एक बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ ज्योति मुकुल जी हैं। ज्योति मुकुल जी एनर्जी एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। ज्योति जी, आप जिस तरह से ये उज्ज्वला योजना का धर्मेंद्र जी ने जिक्र किया, 3 साल में 6 करोड़ गैस कनेक्शन, क्या आप मानती हैं, एक पत्रकार हैं, मानती है एक बड़ी क्रांति है ये? काफ़ी बड़ी उपलब्धि है,
और पहल के साथ उज्ज्वला जो कि दोनों घरेलू गैस के प्रोग्राम हैं, उससे काफ़ी हद तक जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक सब्सिडी। लेकिन ज्योति जी, जैसा धर्मेंद्र जी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये सफलता का एक बड़ा कारण ये रहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रही और जन भागीदारी रही। टेक्नोलॉजी काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी लाती है और उसका काफी अच्छे यूज भी किया गया है। हाँ। तो बाकी जैसे सब्सिडी, जैसे 12 सिलेंडर की हर परिवार को मिलती है, तो वो भी आधार के थ्रू डिसबर्स बैंक अकाउंट में डायरेक्टली होती है, तो वो काफी हद तक जो डाइवर्जन है, सब्सिडी का डाइवर्जन, वो रोकता है। पर आपने सब्सिडी की बात की तो धर्मेंद्र जी, अभी एक आपका बयान आया था कि सब्सिडी, क्योंकि कई लोगों ने तो लाखों लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी है, लेकिन साथ साथ आपने भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि देखा जाए कि सब्सिडी किसको ज़रूरत है किसको नहीं। तो एलपीजी पे जो लोग अभी तक भी सब्सिडी ले रहे हैं, जो वास्तव में जो है मध्यम वर्ग के या उच्च वर्ग के हैं, क्या उनके लिए एक नई योजना ला रहे हैं कि उनको सब्सिडी जो है बंद हो, इस तरह की कुछ? ज्योति जी ने जिस बात को उन्होंने कहा कि इस पूरा पिछले 3 साल में एलपीजी की व्यवसाय में, एलपीजी के कारोबार में हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रत्यक्ष सब्सिडी उनकी बैंक खाते में जाए, जिसकी नाम पहल कहा गया है। उज्ज्वला गरीब घरों में एलपीजी बड़े मात्रा में जाए, वो भी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन हुआ है। तीसरी एक बड़ी मुहिम सब्सिडी को लेकर हम लोगों ने चलाया। प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक निवेदन रखा, एक अपील रखा 2 साल पहले जी, जो लोग अपनी जेब से अपनी चूल्हा को जला सकते हैं बगैर सब्सिडी, वो अपने से ही छोड़ दे। प्रधानमंत्री जी की इस निवेदन को सम्मान के साथ लोगों ने 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दिया। उस सब्सिडी की बचत पैसे को हमने उज्ज्वला के नाम पे दोबारा समाज को लौटाया जी। ये बात एक सही समय में हम लोगों ने पहुंचा है। आज एलपीजी सब्सिडी आज की मूल्य में लगभग 1,500 तक मैक्सिमम होती है सालाना 12 सिलेंडर पे। 1,500 एक मध्य वर्गीय परिवार और संपन्न परिवारों के लिए क्या होती है? अगर इसको हम साल भर के लिए एक बार छोड़ देते हैं जी, किसी गरीब के घर में सब्सिडी और हम पहुंचा सकते हैं। क्या देश की संपन्न लोग सब्सिडी लेनी चाहिए? बिल्कुल। हम आज किसी वर्ग को काटने ही नहीं, लेकिन ये डिबेट निश्चित रूप में समाज में खड़ा करना चाहते हैं। क्या सब्सिडी देश की गरीबों के लिए है या देश की संपन्नों के लिए है? एलपीजी को लेकर एक शिकायत भी लोगों को रहती है और हमारे साथ अरुण जैन जी हैं। अरुण जैन जी इस मुद्दे को यहाँ पर जरूर रखना चाहते हैं। अरुण जैन जी को चेयरमैन है एसोचैम के, क्योंकि एलपीजी को लेकर आम लोगों की बड़ी शिकायत रहती है कि भाई कई बार जो है उसमें से चोरी होती है, वो एक बहुत बड़ा विषय है। अरुण जी, हमारे जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं, खास तौर से जो बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास सिटीज़ में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके अंदर सील लगी होती है और वो सील अक्सर टूटी हुई पाई जाती है, या फिर उसके अंदर जो गैस के सिलेंडर्स दिए जाते हैं उसके अंदर उतनी मात्रा में गैस नहीं मिलती आम जनता को जितनी उसके ऊपर लिखी हुई होती है, तो उसमें लीकेज होती है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज में अभी उसके ऊपर एक कोडिंग सिस्टम से सील लगा दी जाती है, जिससे कि अगर कोई उसको टेम्पर करे तो इमीडिएटली वो आइडेंटिफाई हो जाता है। ये एक जनरल स्टेटमेंट आपने कहा है। अभी भी मैं आपको आपके घर में, मैं पता नहीं आप भाभी जी के साथ आप कभी बातचीत ठीक से किया कि नहीं किया, मैं उसको मैं जानता हूँ। आपके घर में तो दिल्ली में, इसलिए वो धृष्टता मैंने नहीं किया कि आपके घर में तो एलपीजी आती नहीं, आपको कैसे मालूम इन दिनों में क्या हो रहा है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक विषय कहना चाहता हूँ। आज के दिनों में जो हमारी सील बनती है ना, ये एकदम टैंपर प्रूफ है। उसमें थोड़ा भी छेड़छाड़ करने से पता चल जाएगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि आज ग्रे मार्केट नहीं है, क्या चोरी नहीं होती है, क्या पिलफरेज नहीं होती है, क्या होती है। वो ए बी की कैटेगरी की सिटी में नहीं है, छोटे शहरों में ये संभव है, अभी भी हो रहा है। उसकी कैसे उसको प्रिवेंटिव किया जाए, उसकी भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको और एक विषय आगे, आपने कहा कि कैसे उसको टेक्नोलॉजी पे उसको आपने समाधान देना है। एक तो हम आज की सीलिंग मैकेनिज्म बड़ा परफेक्ट है, मैं मानता हूं, फिर भी उसके ऊपर टैंपर होती है। तो इन दिनों में हमने एक सोशल मीडिया की नेटवर्क में MOPNG ई सेवा, ऐसा एक हैंडल हमने पब्लिक डोमेन में रखा है।
और हम कोशिश करते हैं इस प्रकार की कोई भी आपत्ति हो स्पेसिफिक, जनरल टाइप की ना हो, स्पेसिफिक। हमारी कानपुर शहर में ये जो लक्ष्मी गैस सर्विस है उसके ये प्रॉब्लम है। हम कोशिश करते हैं आपको जल्द से जल्द आपके उत्तर के साथ आपके पास हम पहुंचे। आज टेक्नोलॉजी ये सुविधा देती है आपकी जो आपत्ति को, आपकी जो ग्रीवेंस को हमारी एक सिस्टम तक, सेंट्रलाइज सिस्टम तक पहुंचाना। मैं खुद उस विषय पे निगरानी रखता हूं और नजर रखता हूं। ये तो एक विषय है, लेकिन साथ साथ पेट्रोलियम की भी अगर बात करें तो पेट्रोलियम को लेकर के अभी उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी मुहिम चल रही है। मैं राकेश कपूर जी हमारे साथ है, ब्यूरो चीफ हैं पंजाब केसरी के। मेरा जो मूल प्रश्न है वो ये है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत पेट्रोलियम आयात में आत्मनिर्भर हो जाए? क्योंकि जो पिछले 1 मई से नई हाइड्रोकार्बन नीति चल रही है उसमें बहुत सिंगल विंडो सिस्टम किया गया है गैस और हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए। तो उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि क्या कभी वो दिन आ सकता है जी क्योंकि ये 21 लाख करोड़ रुपए के बजट वाले देश में अगर 10 लाख करोड़ रुपए का आयात पेट्रोलियम उत्पादों का हो तो हम जो विकास करेंगे वो विकास खपता रहेगा। आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। तो मेरा निवेदन यह है कि क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो कब तक ऐसा संभव है भी क्या? जी धर्मेंद्र जी। देखिए, मेरा जो 3 साल के अनुभव है, मैं बड़ा कैंडिडली और नम्रता के साथ 2 विषय कहूँगा। एक तो हमारी इंपोर्ट और आयात 10 लाख करोड़ नहीं है, आज की प्राइस में लगभग 5-5.5 लाख करोड़ की है, लेकिन ये कम नहीं है। मैं आपकी मूल चिंता से मैं सहमत हूँ। अगर ये पैसा बचता और भारत की विकास में लगता तो हमारी देश में विकास और तेजी से बढ़ता, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। आज के दिनों में, आज की तिथि में हमारी लगभग 75 से 80% आवश्यकता हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। क्या ये उसमें हम जीरो हो जाएंगे क्या? शायद ये व्यवहारिक नहीं, वो थोड़ा महत्वाकांक्षी होगा और अति महत्वाकांक्षी होगा। हमारी सामने चुनौती, प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेक्टर को एक टारगेट दिया है। क्या जब देश को 75 साल पूरा होते होगा, कि ऐसा ये कमोडिटी नहीं कि इस पानी की बाल्टी इधर से लो ना उधर से लो, ये तो इतना ये छोटी सी चीज नहीं है। आज विश्व की 3री नंबर की ऊर्जा खपत की एनर्जी कंज्यूमिंग राज्य देश भारत है, और पर कैपिटा और एनर्जी कंजम्पशन हम देखेंगे तो विश्व की निचले पैदाने पे हमें, हमारी एस्पायरिंग कम्युनिटी जो मध्यवर्गीय, नया मध्यवर्गीय बनते जा रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे से लोग निकल रहे हैं, उसके कारण ऊर्जा की खपत बढ़ रही है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ विश्व के अंदर सबसे ज्यादा हमारी वहां हो रही है। इस परिस्थिति में हम क्या आत्मनिर्भर हो पाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने लक्ष्य दिया है कि 2022 तक कम से कम उस समय की जो आयात की आवश्यकता है उससे 10% घटाओ। उसमें से हमने पूरा जोर लगाया है, और मैं मानता हूं 10% तो हम घटा सकते हैं। हमारी आवश्यकता को आज जो 80% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम आने वाले 5-7 साल में, 10 साल में उसको हम 60% तक ले आए, 55 तक ले आए, तो भारत की अर्थनीति में बहुत बड़ा क्रांति होगा। क्या यह संभव है? यह संभव है। आज ही अखबार में निकल के आई है कि सोलर एनर्जी की दाम कोयला एनर्जी से घट गया है। वैकल्पिक ऊर्जा, आज हम लोगों ने 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक समीक्षा किया। उस समीक्षा में फिर उन्होंने उल्लेख किया है कि भारत की कृषि उपज में से अगर बायो एनर्जी हम निकालेंगे, बायो सीएनजी निकालेंगे, बायो डीजल, एथेनॉल निकालेंगे, टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच चुकी है। अभी बेंगलुरु की एक लैबोरेटरी इस प्रकार के काम कर रही है कि जो शेल ऑयल इंटरनेशनल कंपनी, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी भारत में ही शुरू किया है जिसमें जितना शहर की कचरा है, खेतों की कचरा है, ये सारे में से पेट्रोल और डीजल ड्रॉप इन क्वालिटी की निकाला जा सकता है। हमारी इंपोर्ट घटाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा, संरक्षण, एफिशिएंसी और अपने खुद की उत्पादन बढ़ाना। पिछले 25 साल के अंदर अपनी उत्पादन बढ़ाने के लिए जो शोध होनी चाहिए था, जो एक्सप्लोरेशन, जो सर्वे होनी चाहिए था, ये एक प्रकार से बंद था। मोदी जी की सरकार आके उसको शुरू किया है। अनुज अग्रवाल जी हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। आपसे ये जानने की इच्छा है कि कब हम एलपीजी या पेट्रोल पंप पे भी भीम और आधार पे को यूज़ करके पेमेंट कर पाएंगे।
ऐसी कोई योजना है या किस प्रकार से आप इसका प्लान कर रहे हैं? दूसरा, एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए कुछ समय पहले आपने 5 रुपए की छूट सब्सिडी दी थी, जो अब 5 रुपए चार्ज लग रहा है, तो वो थोड़ा उसको देखिए। अगर वो वेंडर हमेशा चार्जेस ले अपनी जेब से देते हैं, कस्टमर को चार्ज नहीं लगना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का। तीसरी, जो वेबसाइट्स हैं गैस कंपनीज की, वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, जबकि आज समय ये है कि कंप्यूटर की जगह लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। हाँ। आपने पहले कहा कि डिजिटल पेमेंट में पेट्रोलियम सेक्टर ने क्या मुहिम, मैं आपको कहूँ कि जब ये डिमोनेटाइजेशन की दौर चला और उसकी पहले भी भारत में डिजिटल पेमेंट की परंपरा पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, विशेष करके पेट्रोल पंप में पहले से भी है। आपने कभी देखा होगा लॉयल्टी कार्ड की कारोबार है, आप अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से पहले भी लोग पेमेंट करते थे। इन दिनों में विशेष ड्राइव करने के कारण हमारी डिजिटल पेमेंट जो पहले 5-7% होती थी, पूरा हमारी रोज की लगभग 2 से 2,500 करोड़ रुपया की बिक्री पेट्रोल पंप के अंदर है देश भर में, 55,000 पेट्रोल पंप में। उसकी पहले 5-7% डिजिटल रूट पे होती थी, ये बढ़ के आज लगभग 20% की ओर जा चुका है। 400-450 करोड़ रुपया रोज डिजिटल पेमेंट हो रहा है। उसमें हम 2 इंसेंटिव देते हैं, जो डिजिटल पेमेंट करेगा उसको 0.75 की कंसेशन मिलेगी। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कई स्लैब तक, विशेष करके डेबिट कार्ड में आपको जो एमडीआर रेट बाकी कमोडिटी को खरीदने में जो लगती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, उसमें भी हमने कंसेशन दिया है। इसीलिए इसकी थोड़ा धीरे धीरे इसकी बढ़ावा हो रही, इससे बढ़ रही है। लेकिन हमारी जो मूलभूत लोगों की नकदी पे, लोग जाएंगे एटीएम पे पैसा उठाएंगे, उसी पैसे से पेट्रोल खरीदेंगे, उसी कार्ड से सीधा भी खरीदा जा सकता है, उसमें हमने कंसेशन भी दिया है। इसके लिए एक जो डिजिटल पेमेंट की जन जागृति की आवश्यकता है। आज मैं कहूं पेट्रोलियम कंपनी और विशेष करके पेट्रोल पंप उसमें से अग्रदूत है और सबसे आगे हैं। सारे पेट्रोल पंप में उसके लिए हमारी एक एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन की काम चल रहा है। उसमें से सरकार के द्वारा जो भीम ऐप शुरू किया गया है, उसमें अभी सारे पेट्रोल पंप में हम कोशिश करें कि भीम ऐप आ जाए। एक आपने कहा कि एलपीजी की 5 रुपया की जो रिबेट आप देते थे, आप बंद कर दिए। ऐसा नहीं है, जो 5 रुपया की रिबेट था वो चल रहा है। कोई ये हमारे पास 18,000 एलपीजी वितरक हैं। अगर मैं आपको फिर कहूं, आज इस दूरदर्शन के माध्यम से मैं देशवासियों के सामने कहूं, स्पेसिफिक किसी जगह पे आपको आपत्तियां हैं तो निश्चित रूप में MOPNG ई सेवा में आप एक ट्विटर पे 2 लाइन लिख दीजिए, हम उसकी चिंता करने का दायित्व लेंगे। आखिर में आपने कहा कि हमारी वेबसाइट्स मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। मैं मानता हूं हमारी mylpg.com करके जो वेबसाइट है वो मोबाइल पे ठीक से खुल जाता है। हमारे साथ डॉक्टर रंजीत मेहता है, डायरेक्टर है PhD CCI के। रंजीत जी, बेसिकली मेन समस्या ये है, जो स्टैंडर्ड हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो गैस फायर्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पहला प्रश्न ये है कि क्या हम उनको गैस दे कर के, क्या ऐसा कोई सिस्टम बन सकता है कि जिससे पावर को हम एक्सपोर्ट कर सकें इंडिया से बाहर। और दूसरा ये है कि अभी हम एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, आपका जो विज़न है कि गैस का जो एनर्जी मिक्स में जो अभी 7% हमारे यहाँ नेचुरल गैस है, उसको 15% बाय 2030 जो करने का प्लान है, ये एक बहुत ही ये भी एम्बिशियस लक्ष्य है। आई एम श्योर कि आप उसमें ज़रूर सफल होएंगे। उस दिशा में हम क्या कर रहे हैं। 60 मिलियन टन का आपने जो अभी एक अनाउंस किया है कि जो एक मेगा पेट्रोकेमिकल जो अपना प्लांट 60 मिलियन टन की मेगा रिफाइनरी देश में, मैं एक मोटा आंकड़ा अगर दूं, देश में अभी 235 मिलियन मेट्रिक टन की रिफाइनिंग कैपेसिटी है। हमारी आवश्यकता लगभग 190-200 मिलियन टन की इस साल हो जाएगी। 30-35 मिलियन टन हम एक्सपोर्ट भी करते हैं।
सारे जो ऑब्जर्वेशन हमारी देश की, मैंने जैसे कहा कि हम विश्व की तीसरी नंबर की एनर्जी कंज्यूमर बन चुके हैं और हमारी आने वाले 25 साल के अंदर ये एनर्जी कंजम्पशन विशेष करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो आज 200 है ये बढ़ के 450-500 मिलियन मीट्रिक टन तक चली जाएगी 2040 तक। हमारी सरकार ने जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरी है सबकी एक्सपेंशन रूट पे हम जा चुके हैं। लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की 50-55 मिलियन मीट्रिक टन की ब्राउनफील्ड एनर्जी रिफाइनरी एक्सपेंशन हो रहा है। उसके अलावा जिसका नाम आपने लिया महाराष्ट्र के अंदर वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी 60 मिलियन टन की, बाड़मेर रिफाइनरी राजस्थान में 9 मिलियन टन की, ऐसे लगभग 69 मिलियन टन और 70 मिलियन टन और पुरानी में 50। आजादी के बाद पिछले 3-4 साल के अंदर 120 मिलियन टन की रिफाइनरी कैपेसिटी को आने वाले 4-5 साल में जोड़ना, इसकी प्लानिंग करना, उसकी क्रियान्वयन करना, उसको ग्राउंडेड करना, उसकी फाइनेंस टाइप करना, ये काम हम तेजी से कर रहे हैं। इसलिए आज विश्व के अंदर भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मिसाल बन के दुनिया के लोग आ रहे हैं भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को दिखने के लिए। उसमें से ये मेगा रिफाइनरी एक अपने आप में मिसाल बनेगा। जो 2-3 महत्वपूर्ण कदम हम लोगों की है उसमें से गैस आधारित अर्थनीति उसमें से एक है। उसमें स्टैंडर्ड पावर प्लांट भी है, सीजीडी है, 100 स्मार्ट सिटी को गैस ग्रिड में जोड़ना। आपने सही कहा, देश के अंदर पाइपलाइन, विदेश में पाइपलाइन, ये सारे कारोबार बढ़ेगा तो हमारी गैस बेस इकोनॉमी बढ़ेगी। पहली बार आजादी के बाद सरकार अपनी जेब से, दिल्ली सरकार ने पैसा खर्चा करके लगभग 5,000 करोड़ रुपया खर्चा करके 13,000 करोड़ रुपया की पूर्वी भारत में ऊर्जा गंगा, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा जगदीशपुर से लेके हल्दिया तक, बोकारो से लेके उड़ीसा की धामरा तक, ये 2,500 किलोमीटर की पाइपलाइन बना रही है। आपने ट्रांसनेशनल पाइपलाइन के बारे में कहा, तापी के बारे में कई कल्पना हम कई दिनों से सुन रहे हैं। जब प्रधानमंत्री रशिया की राष्ट्रपति जी को मिले, उन्होंने कहा मेरे को रशिया से एक सीधी पाइपलाइन भारत चाहिए। मैं उस ऐतिहासिक चर्चा की साक्षी हूं। पहले रशिया की राष्ट्रपति जी उसको अनदेखा किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी की आग्रह के कारण, उसकी स्पष्टता के कारण रशिया ने हमारे साथ सहयोग बढ़ाया है। 2 छोटे छोटे सवाल और है और बहुत अहम सवाल है। हमारे साथ कैप्टन बेरी हैं, डॉक्टर कैप्टन एनके बेरी हैं, क्योंकि फ्यूल की बात हो रही है और विमान ईंधन की बात हो रही है और एक और दूसरी जो योजना है मैं उस पर भी एक सवाल लूंगा बहुत जल्दी से। बेरी साहब, इतनी सेल टैक्स है एविएशन फ्यूल के ऊपर, जो प्रधानमंत्री जी ने नया वो चलाया है उड़ान स्कीम, इसमें क्या आप उनको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं फ्यूल के लिए? अभी राज्यों ने सहमति नहीं किया है कि जीएसटी में आएगा करके। बहुत संक्षेप में, क्योंकि एक बात और जो आम आदमी से जुड़ी है कि पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो अब डे टू डे उसके लिए 5 शहरों में, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, अलग अलग जगह में अलग अलग रेट है सर। सेल टैक्स हर जगह अलग, पहले तो 30% तक सेल टैक्स लगता था, तो प्रधानमंत्री जी 2,500 रुपए में दे रहे हैं तो सब लोग तभी उड़ सकते हैं सर। हमें तो उसकी और चिंता है कि जो छोटे 2 पहिया में मोपेड में चलाते हैं, मोटरसाइकिल, उनको कैसे टैक्स में कम बोझिला में डाले। एरोप्लेन वाले तो टैक्स थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल वाले कम टैक्स में आए, ये हमारी भी चिंता है। जो अपेक्षा आप कर रहे हो वो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम इंडस्ट्री उस दिशा में जीएसटी काउंसिल के सामने अपनी बात को रखेगी। और संक्षेप में संजय जी की बात रखते हैं। सबसे पहले नमस्कार। प्रतिदिन का जो प्रस्ताव है, जो 5 शहरों में आपने पायलट प्रोजेक्ट लागू किया है कि प्रतिदिन उसका करेक्शन होगा, मेरी जिज्ञासा इसमें यह है, मेरा निवेदन भी है कि आज पेट्रोल का दाम अगर 5-10 पैसे भी हेरफेर हो जाए तो जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो कितना मुनाफा कमा सकते हैं, और टेक्नोलॉजी से हेरफेर हो सकती है, ये आपने देख लिया। तो ये विषय थोड़ा सा मुझे लगता है ये प्रतिदिन जो करेक्शन वाला विषय है इसमें पुनर्विचार हो और 15-15 दिन ही उसके प्राइस तय हो, ये जनहित में है जी। ये लोगों का कंसर्न है, कंसर्न वाजिब है जी, कंसर्न वाजिब है। भारत की खर्चा करने वाला निम्न वर्ग, मध्य वर्ग अपनी पाई के हिसाब रखना चाहिए, नहीं रखने से उसकी बजट में गड़बड़ा जाएगा। मैं इस कंसर्न को बिल्कुल स्वीकार करता हूं और आदर भी करता हूं, लेकिन हमारी इसीलिए हमने इसको देश में लागू नहीं किया। 5 मध्यम किस्म के शहरों में उसको लागू करके उसके एक अनुभव लिया। एक तर्क यह है कि 15 दिन के अंदर
जो होर्डिंग होती है ये प्रतिदिन बदलने में थोड़ा बदल सकता है क्या, उसमें फर्क आ सकता है क्या? उसमें से एक चुनौती है, उस शहर में आज क्या प्राइस है उसको मालूम होनी चाहिए। चुनौती उसी में से एक ही है। अभी हमने एक मैकेनिज्म लिया कि जैसे आपने देखा होगा कि प्रतिदिन अखबार में सही हो झूठ हो राशिफल निकलता है, भाग्यफल निकलता है, लोग उसको आग्रह से पढ़ते हैं। वेदर निकलता है, उसको लोग नजर डालते हैं। उस शहर में सोने की भाव क्या है ये आज सेटल हो चुका है, निकलता है। अगर सारे पत्रकार मित्र, हमने उनको उन 5 शहरों में हमने सारे जो एडिशन हमने ये ध्यान दिया है कि रोज उस अखबार में आ जाए, बड़ा अपना डिस्प्ले बोर्ड में उसको दिखाया जाए। आज की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में हम दुनिया की खबर पहुंचा सकते हैं। इसलिए उसके अनुभव लेते हुए 5 शहर में कोई भी नया चीज आप लेके आओ, उसमें शंका रहना स्वाभाविक है और शंका को डरना भी नहीं चाहिए, उसको अन्यथा भी लेना नहीं चाहिए, अनुभव लेनी चाहिए। अगर ये 5 शहरों में हम उसको जमा पाएंगे महीने, 2 महीना, 6 महीने के अनुभव में, उसकी मैं ये नहीं कहूंगा कि एक फुल प्रूफ है, उसमें से सब ठीक हो जाएगा, लोगों की शंका वाजिब नहीं है, ये नहीं मेरा उत्तर है। लेकिन देखते हैं, ये एक पायलट है, एक प्रयोग है, ये देखते हैं। ये पायलट है और आप इस पर निगाह रखें, ये अच्छी बात है। और साथ साथ मैं 2 चीज़ और ज़रूर कहूँगा कि एक जो आपका ट्वीट आया था, बहुत जल्दी लोगों को शायद घर पर जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलने पर लगेंगे, हालांकि समय लगेगा इसमें हम मानते हैं। और 2019 में आपका जो लक्ष्य है कि जो एलपीजी कवरेज है पूरे देश में 100%, उम्मीद करेंगे उस लक्ष्य को भी आप अचीव करें जैसे उज्ज्वला का लक्ष्य आपने अचीव किया। शुक्रिया आपका, आप आए और आपने काफ़ी लोगों के सवालों का जवाब भी दिया और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक विषय को 100% नहीं होगा, लगभग 95% हो जाएगा। और डोर डिलीवरी में हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अंतर मंत्रालय चर्चा शुरू हो गया है, 2-3 एजेंसी उसमें से इन्वॉल्व है। ये बहुत बड़ा सहूलियत देश के नागरिकों के लिए होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया और लोगों को सहूलियत मिले, लोग भी यही चाहते हैं। शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी आपका। नमस्कार।